अक्सर हल हो जाते हैं उनके मसले जिनके पास होते हैं तख्तो ताज। दब जाती है अक्सर जिनकी आवाज़, हम उठाएंगे उस आवाम की आवाज़। नमस्कार, मैं हूं निर्दोष मोजिस और आप देख रहे हैं मेरे साथ आवाम की बात। आवाम की बात में सबसे पहले हम बात करेंगे बलिया, जहां पर एक भाजपा नेता ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी थी। गोली भी तब मारी थी जब भरी पंचायत चल रही थी। ऐसे में वहां के विधायक सुरेंद्र सिंह का जो रोल है वो बेहद आश्चर्यजनक है। विधायक सुरेंद्र सिंह लगातार 302 के आरोपी धीरेंद्र सिंह की वकालत करते नजर आ रहे हैं। वो कभी पुलिस के खिलाफ बोलते हैं तो कभी प्रशासन के खिलाफ, वो कभी सरकार को चुनौती देते हैं तो कभी आम जनता को। वो कहते हैं कि धीरेंद्र सिंह को किसी भी तरीके से जेल नहीं जाने देंगे। आखिर क्या वजह है कि सुरेंद्र सिंह एक 302 के कातिल को, जो 302 का आरोपी है, उसके फेवर में लगातार कसीदे पड़ रहे हैं, यहाँ तक कि आंसू बहाते भी दिखाई दे रहे हैं। अब उनका नया एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सुरेंद्र सिंह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर विपक्षी यानी दूसरा पक्ष जो है, जिस पक्ष को के गोली लगी है, उस पक्ष के खिलाफ FIR नहीं की गई तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे और थाने पर करीब 1000 लोगों के साथ बैठकर प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसे में पुलिस के लिए सुरेंद्र सिंह एक चुनौती बन गए हैं। वो अलग बात है कि पुलिस ने अपना दम दिखाते हुए धीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसी धीरेंद्र सिंह को जिस दिन ये हत्या हुई है उस दिन पुलिस ने जाने दिया था। सवाल ये उठता कि आखिर पुलिस ने किसके दबाव में धीरेंद्र सिंह को, जिसने हत्या की थी, वह घटनास्थल से फरार होने का मौका दिया था, जबकि घटनास्थल पर SDM, CO और SO और साथ में तमाम पुलिस मौजूद थी, क्योंकि वहाँ पर कोटा डीलरों की पंचायत चल रही थी। ऐसे में क्या विधायक के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि वो लगातार योगी सरकार के लिए चुनौती बन रहे हैं, कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहे हैं। अभी क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले ही ये साफ किया है कि अगर पुलिस की कोई कमी रही तो पुलिस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाते हुए पुलिस को ताकीद किया था कि आप लोग अपने भ्रष्टाचार को रोकें। ऐसे में बलिया में जो हुआ वो क्या मुख्यमंत्री को पसंद आ रहा होगा? यहाँ पर हमें ये बात कहना ज़रूरी है कि ये सब खेल जातिवाद को लेकर खेला जा रहा है और सुरेंद्र सिंह के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या इसमें भी जातिवाद है? क्या सुरेंद्र सिंह जातिवाद को लेकर कोई फ़ायदा उठा रहे हैं? क्योंकि एक सरकार का विधायक अगर किसी कातिल के साथ खड़ा है तो कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अच्छे से जानते होंगे कि सुरेंद्र सिंह उनके लिए चुनौती खड़ी कर रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था के विरोध में सुरेंद्र सिंह बात कर रहे हैं, क्योंकि धीरेंद्र सिंह को गोली मारते हुए कैमरों ने भी कैद किया है। सभी लोग वहां मौजूद थे, सैकड़ों की भीड़ थी जब भगदड़ मची। ऐसे में धीरेंद्र सिंह ने गोली चलाई थी जिससे एक युवक की मौत हो गई थी। फिलहाल देखना यह है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुरेंद्र सिंह के खिलाफ कार्यवाही करते हैं या फिर उसे ठंडे बस्ते में डालकर छोड़ देते हैं। अगली खबर हम बिहार से लेंगे, जहां पर चुनाव है। 2015 में चुनाव हुआ था तो पुराना गठबंधन यानी JDU और BJP दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे। तेजस्वी यादव की यानी लालू यादव की जो पार्टी थी, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। वो महागठबंधन के नाम से था, उसमें तमाम पार्टियां शामिल हुई थीं। लेकिन BJP और JDU दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे। यहाँ पर यह कहना ज़रूरी है कि नीतीश कुमार ने BJP को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर खरी खोटी सुनाई थी और प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने भी 2015 के उन चुनावों में खूबसूरत सा मंच से लॉलीपॉप दिया था, एक लोक लुभावना वादा दिया था, जिससे कि बिहारी जनता जो थी वो फूल कर कुप्पा हो जाए। यहाँ पर कहना जरूरी होगा कि प्रधानमंत्री ने 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देने की घोषणा की थी, लेकिन जब सरकार बीजेपी की वहाँ पर नहीं बनी तो प्रधानमंत्री ने उस पैकेज से मुंह मोड़ लिया। नीतीश कुमार गठबंधन यानी महागठबंधन के साथ चले गए और उन्होंने वहाँ पर फिर से एक बार सरकार बना ली, यानी सुशासन बाबू की सरकार एक बार फिर से बिहार में बन गई और वो लालू यादव के साथ सरकार चलाने लगे। लगभग 1 साल सरकार चलते चलते हुआ ही था कि नीतीश कुमार का मोहभंग लालू यादव से हो गया और उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन कर लिया और सरकार बना ली। एक बार फिर से गठबंधन महागठबंधन से अलग होकर गठबंधन बनाकर नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन चुके थे। 4 साल बचे थे जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस लॉलीपॉप जैसे वादे को पूरा कर सकते थे, बिहारी जनता को वो लॉलीपॉप खिला सकते थे जिसमें कि 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज था जो बिहारियों को देना था। लेकिन बीजेपी के साथ भी जब सरकार 4 साल और चली तब भी प्रधानमंत्री का किया हुआ वादा पूरा नहीं हुआ और वो बाकी तरह जुमला साबित हुआ। अब एक बार फिर जब चुनावी माहौल है, चुनाव सर पर है और एक बार फिर नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है और बिहार में जो बोर्ड लगे हैं, हम एक बार उस बोर्ड की तरफ आपका ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहूँगा कि बिहार में जो होर्डिंग लगे हैं बड़े बड़े, उस पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी है और उसमें लिखा हुआ है घर तक पहुंचा देने वाला। आम जनता को शायद इस तरह की होर्डिंग पर हंसी आएगी। प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए ऐसा झूठा प्रचार शायद शोभा नहीं देता है, क्योंकि दुनिया जानती है कि लॉकडाउन के समय प्रवासी मजदूरों को 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। पैरों में छाले पड़ गए थे, भूख प्यास से दम तोड़ दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरा सा भी तरस नहीं आया था। क्या बिहारी इन बातों को भूल जाएंगे? क्या बिहारी पैदल चलना भूलकर, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी, क्या वो भूल पाएंगे? ऐसे में एक सवाल और उठता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये पूछा गया कि उनकी सरकार मरने वाले लोग जो लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर मरे थे उनका आंकड़ा दे पाएगी, तो सरकार कहती है उसके पास मरने वालों का कोई आंकड़ा नहीं है। ये कैसी असंवेदनशील सरकार है जिसके पास प्रवासी मजदूरों के मरने का आंकड़ा भी नहीं है। खैर, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं गरीबों को जो हवाई चप्पल पहनते हैं मैं उनको हवाई जहाज में बैठे देखना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है। खैर, वो किसी प्रवासी मजदूर को तो, किसी हवाई चप्पल वाले को तो हवाई जहाज में नहीं बैठा पाए, लेकिन सोनू सूद जो फिल्म कलाकार हैं, बॉलीवुड कलाकार हैं, उन्होंने जरूर प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज में बैठाने का सपना पूरा कर दिया। बिहार जाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए भी मुंबई से तमाम बसें सोनू सूद ने की थी, जिनमें कि प्रवासी मजदूर बिहार तक पहुंच पाए थे। यहाँ पर यह भी कहना ज़रूरी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये कहा था कि वो प्रवासी मजदूरों को बिहार में घुसने की इजाज़त नहीं देंगे। फिलहाल ये कहना ज़रूरी है, इन चुनावों में ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि क्या बिहार के लोग लॉकडाउन के समय को भूल पाए हैं, क्या वो अपने भाई बहनों की मौत को भूल जाएंगे, क्या वो उस समय को भूल जाएंगे जब वो भूखे प्यासे बिहार के लिए पैदल ही चल दिए थे, पैरों में छाले पड़ गए थे,
भूख से आंखें सिकुड़ गई थी, कितने लोग तो मौत के मुंह में चले गए थे। क्या वो इस बात को भूल पाएंगे? यहाँ पर यह भी कहना ज़रूरी है कि जिस प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि वो मज़दूरों के, यानी जो हवाई चप्पल पहन के मज़दूर रहते हैं, उनको वो हवाई जहाज़ में बैठे देखना चाहते हैं, ये उनका सपना है। खैर वो ये सपना तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपना सपना ज़रूर पूरा कर लिया जब उन्होंने 8,600 करोड़ का एक जहाज़, एक लग्जरी जहाज़ मंगा लिया। ऐसे में जब देश बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, देश में पैसा नहीं है, तमाम सरकारी कंपनियां इस सरकार ने बेच दी हैं, तमाम कंपनियां बिकने के कगार पर खड़ी हैं, 14 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं, बैंकें बंद हो रही हैं, बैंकों का पैसों का हिसाब नहीं है, तमाम उद्योगपति बैंकों का धन लेकर फरार हो चुके हैं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री को ऐसे जहाज़ जो लग्जरी हैं उनको मंगाना का कोई औचित्य है? अभी एक जहाज़ और आने वाला है प्रधानमंत्री का दिसंबर में, जिसकी दोनों की कीमत मिलाकर 13,464 करोड़ रुपया है। इन जहाज़ों में ये खासियत है कि ये हवा से हवा में ही ईंधन भर लेते हैं। साथ में इसकी एक खासियत और बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वो जहाज़ हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि विश्व का सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन से जहाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो क्या सबसे गरीब देश जो अब नाइजीरिया और बांग्लादेश जैसे देशों की श्रेणी में जाकर खड़ा हो गया है, क्या उसके प्रधानमंत्री भी ट्रंप की बराबरी करके ऐसा करेंगे कि वो 13,464 करोड़ रुपए के जहाज़ खरीदकर उसमें उड़ान भरेंगे? फिलहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि लोगों के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को लेकर क्या चल रहा है। बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन जीतता है, या फिर कांग्रेस और राजद गठबंधन जीतता है, या फिर पप्पू यादव का गठबंधन जीतकर अपनी सरकार बनाएगा। फिलहाल लगता तो ऐसा है कि जैसे कि प्रवासी मजदूरों को अपनी वो तड़प, अपना वो पैदल चलना, अपना वो भूखे रहकर घर तक पहुंचना, पैरों में छाले, वो शायद ही भूल पाएं, जिसको लेकर शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता भी बढ़ गई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक चिंता और होगी कि उन्होंने पिछले चुनावों में 125 करोड़ का जो पैकेज दिया था वो पैकेज पूरा भी नहीं हुआ, उसमें से 1 रुपया भी बिहार के किसी व्यक्ति को नहीं मिला। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे या किस तरीके से अपने इस पुराने वादे का बचाव करेंगे, क्योंकि विपक्षी पार्टियां उनके पुराने वीडियो निकालकर वायरल कर रही है जो आम जनता के बीच में जा रहे हैं। फिलहाल आवाम की बात में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे यानी निर्दोष मोजिस को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सभी देशवासियों, क्षेत्रवासियों, माताओं बहनों या भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि नवरात्रि माता जी का बहुत ही शुभ दिन, माता जी का पर्व ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फलदायी होता है। मोजेस न्यूज़ मतलब हमसे जुड़े रहने के लिए फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तुरंत देख पाएंगे।